नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम किशोर है। मैं एक शराबी हूँ। हाय किशोर किशोर भाई। भाई। हाँ, नमस्कार भाऊ, नमस्कार वन डे एट ए टाइम। नमस्ते किशोर भाई। नमस्ते। मैं एक शराबी हूँ, मेरा नाम किशोर है। भगवान की कृपा है, अल्कोहलिक एनोनिमस की सुंदर साथ है, इसके वजह से आज शराब से दूर हूँ और एक अच्छा जीवन जीने का प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों, जो आज सब्जेक्ट दिया गया है रॉक बॉटम, ये रॉक बॉटम क्या है, ये मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस में आने तक मालूम नहीं पड़ा था कि मैंने मेरी जिंदगी का कितना रॉक बॉटम हिट किया हुआ है। सर, ये रॉक बॉटम क्या है? जब मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया, जो अनुभव शेयर होते थे यहाँ, तो सभासदों के मैं अनुभव सुनता था और खुद का आत्म परीक्षण करता था। तब मेरे ध्यान में आने लगा कि मैं रॉक बॉटम हिट कर चुका हूँ। तो ये रॉक बॉटम क्या होता है कि एक शराबी अपने जीवन का एक जीने की उम्मीद छोड़ देता है। जैसे मेरी शराब शुरू हुई थी, मैं मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, कौटुंबिक, आर्थिक हर स्तर पे मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो चुका था और लास्ट स्टेज तो इतनी भयंकर थी कि मैं मरने के कगार पे पहुंच गया था। मेरा परिवार छोड़ के चला गया था, मेरी माँ, मेरी बीबी, और मैं लास्ट स्टेज पे फुटपाथ, मंदिर, जहाँ जगह मिली वहाँ सोता था और बिन बुलाए मेहमान कहीं पे भी प्रोग्राम में चला जाता था। और दोस्तों, लास्ट में मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी मैं खड़ा नहीं हो सकता। ना मेरी बीबी आ सकती, ना मेरी माँ आ सकती, ना मेरी गई हुई नौकरी मिल सकती, और जो मैं एक अच्छी मेरा शरीर था वो पूरा खराब हो चुका था। और मैं अभी स्टैंड नहीं रह सकता, मैं खड़ा नहीं रह पाऊंगा, या शराब से दूर रह के मैं अभी जीवन जीने के लायक नहीं हूँ। ये कहीं ना कहीं मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद मुझे मालूम चला कि ये रॉक बॉटम क्या होता है। हमारे मराठी में बोलते हैं हम तड़ गांठने, ये तड़ मैंने पूरा गांठ चुका था। लेकिन मैं एक शराबी हूँ, ये मानने को तैयार ही नहीं था कि ये पूरा मेरे शराब की वजह से ये मैंने रॉक बॉटम हिट हिट किया है। मैं दूसरों को ही दोष देता था, मेरी माँ के वजह से, मेरी बीबी के वजह से, मेरी नौकरी के वजह से मैं शराब पी रहा हूँ, जो मेरे ऊपर कर्जा है उसके वजह से शराब पी ना, लोगों को दोष देता था। लेकिन मैं एक अल्कोहलिक बना हूँ या मेरे अल्कोहलिज्म की वजह से ये पूरा मैंने रॉक बॉटम किया है, ये मैं मानने को तैयार ही नहीं था। मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज बहुत साल पहले मिला था, जैसे मेरी शराब स्टार्ट हो गई थी, मेरे घर से ही मिला था, मेरे मौसा ने दिया था, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। बाद में मैं एक दोस्त के साथ 3-4 साल बाद अल्कोहलिक एनोनिमस के मीटिंग में गया था। लेकिन जो अनुभव सुनता था अच्छे लगे मुझे, मीटिंग भी अच्छी लगी, लेकिन वो अनुभव से मैं तुलना करने लगा था। इसकी बीबी गई है, मेरी भी बीबी गई है, लेकिन इसने मारझोड़ किया है, मेरी बीबी को मैंने मारा पीटा नहीं, वो दिवाली के लिए गई है, इसके वजह से वो आ जाएंगे आज नहीं तो कल। या मेरी नौकरी गई है तो नौकरी मैंने खुद ने छोड़ी है, मुझे कंपनी ने निकाला नहीं है। ये कहीं ना कहीं तुलना करता था और मैं अल्कोहलिक एनोनिमस के बाहर गिर गया। और उसके बाद में मैं 24 घंटे दारू पीने लग गया था। और यह अल्कोहलिक एनोनिमस में बोला गया है कि ये प्रोग्रेसिव डिसीज है, यानी बढ़ते जाने वाली बीमारी है। तो दोस्तों, मेरे जीवन में जो शराब आई थी, उम्र के 21 साल में आई थी। मेरा अच्छा क्वालिफिकेशन हुआ था और मैं एक नौकरी पे लगा था। और मेरे जीवन में मैं एक लड़की के प्यार के चक्कर में गिर गया, उसको मुझे प्रपोज करना था, लेकिन मेरे में हिम्मत नहीं थी, यानी डर पूरा मेरे इसमें था। मैं वो लड़की के पास जाता था, वापस आता था, उस कॉलेज में उसके आगे पीछे घूम रहा था, और अचानक से एक मेरा दोस्त आया था, उसने बोला था कि किशोर क्या हुआ? मैं बोला ऐसी ऐसी बात है, तो चल बोले बियर पी लेंगे। मैं बोला यार मैंने आज तक जिंदगी में शराब नहीं पी, और तू बियर, अरे बियर कोल्ड ड्रिंक जैसे है बोले, चल बोले। तब मुझे बियर कैसी रहती है, उसका कलर कैसा रहता है, वो कुछ भी नहीं मालूम। मैंने सिर्फ देसी दारू देखी थी, वो भी मेरे घर में मेरे नाना पीते थे और मेरे अंकल पीते थे, तो वो देसी दारू मुझे मालूम थी। पहली बार बार में गया, बियर पिया, लेकिन उसका रंग, कलर और उसकी टेस्ट भी मुझे पसंद नहीं आई थी, और मैंने कैसे तो पी लिया। लेकिन बाद में ऐसा क्या हो गया मालूम नहीं, कि उसका जो मेरे शरीर के ऊपर जो परिणाम हुआ है वो मुझे बहुत पसंद आया है। और हमारे बिग बुक में भी लिखा है, जे स्त्री पुरुष दारू घेतात त्यांना जो त्यांच्या शरीरावर दारूचा झालेला परिणाम आवडतो, तसाच तो परिणाम मुझे भी अच्छा लगने लगा। और मैंने वो बियर पीने के बाद जो मेरे में डर था, वो डर मेरे से चला गया, और मैं जाके वो लड़की से जो बोलना है वो बात की। लेकिन उसके बाद में दोस्तों, मैं रोज शाम को मेरी वर्किंग होने के बाद बाहर में जाके वो लड़की के टेंशन में या कोई प्रॉब्लम रहती थी,
तो मैं बाहर में जाके बियर पीने लगा, हाफ बियर से एक बियर, दो बियर, तीन बियर, और बियर का मेरा प्रमाण बढ़ते ही चला गया था। बाद में ऐसा लग रहा था यार बियर की नशा नहीं, यानी शुरुआत के दिनों में मैं कुछ ना कुछ यानी डर या कुछ ना कुछ दूर करने के लिए पीता था, लेकिन बाद में मुझे उस शराब की नशा होनी चाहिए थी, वो नशा मुझे बियर की इसमें नहीं मिल रही थी, इसलिए मैं कॉकटेल करके पीने लगा। कॉकटेल पीना पूरा सा नहीं करके मैं विस्की पे आया, और मेरा शराबीपन बढ़ते गया था। और मेरी 22-23 साल में शादी हो गई, और बाद में नई नई बीबी घर में आई थी, और कुछ दिन शराब से दूर रहा, लेकिन रोज रात को मैं 12-1 बजे शराब पी के घर में आता था। मेरी बीबी 12 बजे तक मेरा वेट करती रहती थी खाना खाने का, और मैं उसको बोलता था तू खाना खा के सोते जा, और मेरा रोज का टाइम यही है। मेरी वर्किंग 10 बजे खत्म होती, मुझे 12-1 बजते। वो बेचारी नई नई शादी हो गई थी, वो औरत की कुछ मेरे बीबी की अपेक्षा थी कि मेरा पति आएगा, मेरे साथ खाना खाएगा, अच्छे से बात करेगा, लेकिन मैं उससे कुछ बात नहीं करता था, कुछ नहीं, और मैं बाहर में और 12-1 बजे सिगरेट पीने निकल जाता था। मेरी बीबी मुझे रोकती थी, वो बोलती थी कि तुम अंदर में सिगरेट पियो, मेरे सामने बाहर जाके मत पियो। मैं उसके सामने में सिगरेट पीने लगा था। और दोस्तों वैसे मेरी शराब बढ़ती गई थी, और धीरे धीरे कहीं ना कहीं मेरी मानसिक और शारीरिक स्थिति भी खराब होने लगी थी। मेरे इसमें नकारात्मक विचार मेरे मानसिकता में आने लगे, बीबी के बारे में गलत सोचने लगा, जो परिवार के बारे में गलत सोचने लगा। अरे कुछ ना कुछ मेरे, और शरीर भी सवेरे उठता था तो कहीं ना कहीं वाइब्रेशन होने लगा था। और मेरी एक अच्छी कंपनी में मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था, टाई लगा के, बूट लगा के, प्रेस के कपड़े, अच्छी बाइक पे बैग लेके जाता था। और दोस्तों जब मैं जाता था तो मुझे सारा मेरा जो दिमाग था वो शराब के प्रति रहता था, मुझे वहां जाके मेरी आज वर्किंग करनी है, तो मेरा शरीर साथ नहीं देता था, और मेरे शरीर में वाइब्रेशन होने लगा था। और जो मेरी शाम की शराब थी वो दोपहर को आ गई, और मैं दोपहर में बार में आधे में वर्किंग छोड़ के दोपहर में बार में जाने लगा था। और कुछ दिन बाद ऐसे ही चला, और कुछ दिन बाद दोस्तों मुझे ऐसे लगा कि अभी शराब मुझे सवेरे जरूरत गिरने लगी। और मैं दोस्तों ये बीमारी में कैसे फंसते गया ये मुझे मालूम नहीं पड़ा। और मैं जो मेरी शाम की शराब दोपहर को आई, दोपहर की शराब सवेरे आ गई, और इससे क्या हो गया दोस्तों, मेरा वर्किंग पे बिल्कुल मन नहीं लगता था, और मैं इतने कि मैंने शराब की वजह से मेरी नौकरी तक छोड़ दी, खुद होके रिजाइन लेटर दे दिया। मेरे ऊपर लाखों रुपए का कर्जा हो गया था, कर्जा वाले मुझे परेशान करने लगे थे, और मैं बहुत परेशान रहने लगा था दोस्तों, क्या करूं क्या नहीं। जो वो मौसी काका के यहाँ मैं पला बड़ा, छोटे से बड़ा हुआ, मेरी वहाँ शादी हुई, वो कर्जे वाले मुझे परेशान कर रहे थे, मेरा शराब पीना कुछ रुकने वाला नहीं था। और उसके बाद में दोस्तों मैंने साइकेट्रिक ट्रीटमेंट भी लिया, खुद होके डॉक्टर के पास गया, कुछ दिन शराब से दूर रहा, लेकिन और मेरे जीवन में शराब आती थी। मेरे माँ ने, मेरे मौसी काका ने भी इधर उधर मेरी मेडिसिन की इलाज की, लेकिन कोई भी मेडिसिन मेरे ऊपर चलती नहीं थी। 8 दिन, 15 दिन, 20 दिन मैं दारू से दूर रहता था, और फिर मेरे जीवन में शराब आती थी। और लास्ट में मेरे मौसी काका भी परेशान हो गए, और मेरी बीबी को लेके मैं, वो उन्होंने अपने घर से निकाल दिया मुझे, तू सुधरेगा नहीं करके। मैं अपने घर में मेरे माँ के पास रहने चला आ गया विसापुर में। और दोस्तों मेरी माँ ने जो भी मेरा कर्जा था, वो जो हमारी खेती थी वो आधा एकड़ खेती बेच दी, लोगों का कर्जा, और मेरी गाड़ी वगैरह बेच के लोगों का कर्जा फेर दिया। अभी तो बोले तू अच्छा रहे, अपनी नौकरी फिर से ज्वाइन कर, अपनी बीवी के साथ अच्छे से रहे। लेकिन दोस्तों मेरे जैसा शराबी नहीं मानने वाला था, यानी जब तक फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, मैं बोला हाँ हाँ अभी पूरा कर्जा नील हो गया, अभी मुझे किसी का टेंशन नहीं। और दोस्तों मुझे शराब पीनी पड़ती थी, शराब की मुझे शराब पीने की यानी रोज याद आने लगी थी, शराब पीना है, लेकिन पैसे कैसे नहीं मिलते थे दोस्तों। और छोटी छोटी मैं घर में भी चोरियां करने लगा, बीबी के पर्स से, माँ के बटुए से पैसे निकाल के मैं वो शराब पीने चला जाता था दोस्तों। और कहीं ना कहीं घर में जब मालूम पड़ता था तो मेरे मैं बोलता था मैंने नहीं दिया, मैं उनको गाली गलौज करने लगा था। बाद में दोस्तों मैं एक अच्छे कंपनी का मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, जो मैं 100 रुपये रोजी से सिविल काम को जाने लगा। और दोस्तों वह सिविल काम में जाने की वजह से वह भी दोस्त मुझे दारू पीने वाले ही मिले, लेकिन दोस्तों अभी 100 रुपये की रोजी में मैं इंग्लिश दारू नहीं पी सकता था, इसलिए मैंने देसी दारू का सेवन करना चालू किया। और देसी दारू दोस्तों इतनी मेरी बढ़ गई, मैं शाम सवेरे दोपहर 24 घंटे शराब पीते रहता था, कहीं नाली में गिर के, रास्ते में गिर के, लोगों की माँ बहन ले रहा हूँ, लोगों से झगड़ा कर रहा हूँ, घर में आके बीबी से
गाली गलौज कर रहा हूँ, इतने मेरे हाथ से प्रकार होने लगे थे दोस्तों। और मुझे भी सवेरे जब मैं उठता था उस चीज का पश्चाताप भी होता था, साला मैं इतना वेल एजुकेटेड लड़का, अच्छी नौकरी, अच्छा परिवार, सब अच्छा, और मैं शराब क्यों इतने पे रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मेरे साथ में जो भी दोस्त पी रहे थे वो अभी अच्छे से दारू पी रहे, वो नौकरी भी कर रहे, उनका परिवार में भी सही है, लेकिन मेरा सब कुछ कहीं ना कहीं धीरे धीरे मानसिक शारीरिक स्थिति खराब हो रही है, मेरी आर्थिक प्रॉब्लम हो गई है, कहीं ना कहीं घर में झगड़े चालू हो गए थे। मेरे सास ससुर वगैरह मुझसे बात करना छोड़ दिए थे, वो बोल रहे थे हम हमारे लड़की को ले जाएंगे। उस कुछ दिनों के बाद मुझे 1 साल की लड़की भी हो गई दोस्तों। उसके बाद उसका जन्मदिन आया, तो उसके जन्मदिन के वक्त भी दोस्तों मैंने कम से कम 3 महीने शराब छोड़ दी थी। मैंने सोचा था कि अभी शराब नहीं पीऊंगा, लेकिन दोस्तों जिस दिन जन्मदिन था, लड़की 1 साल की हो गई थी, उस दिन दोस्तों मेरी माँ जो भी कुछ पैसे के व्यवहार थे वो मेरे हाथ में नहीं देती थी, वो मेरे काका मामा के हाथ में देती थी। और मेरे दिमाग में आया कि साला मैं अच्छा हूँ, मैं पूरे प्रोग्राम की पत्रिका बांटा, सब मैं अरेंजमेंट कर रहा हूँ, लेकिन पैसे के व्यवहार मेरे हाथ में नहीं दे रहे, कुछ लाना है ये करना है उनके हाथ में दे रहे। और कहीं ना कहीं दोस्तों मेरे में अहंकार मेरा जागृत हुआ, और बोलते हैं ना ये भावनिक बीमारी है, और कहीं ना कहीं विचार और भावना का जब मेरे इसमें मिलन हो गया, तो दोस्तों मैंने सोचा कि साला आधा गुट 90 मार लेता हूँ और चुपचाप लड़की का बर्थडे सेलिब्रेट करता हूँ। बहुत सारे मेहमान आए थे, लेकिन जैसे दोस्तों मेरे पेट में 90 गई, तो जैसे 90 गई दोस्तों, मेरे पास में पैसे भी नहीं थे। मैंने उस वक्त मेरे काका के जेब से जिंदगी में पहली बार, ये काका के यहाँ मैं बचपन से पढ़ा, 24 साल 25 साल तक रहा, उनके जेब से पहली बार मैंने पैसे चुराए थे। मेरे घर में वो भी प्रोग्राम में आए थे, और वो पैसे की जाके मैंने दोस्तों दारू पिया। बाद में मैंने कौन सी सास ससुर को गाली, मामा सब रिश्तेदारों को गाली गलौज किया। और और मैं बहुत बेकार अवस्था में नहाया दोस्तों, जब मुझे कुछ भी नहीं मालूम, लड़की का केक कब कब काटा, लोग खाना खा के कब चले गए, ऐसी अवस्था में था। और मेरी बीवी सवेरे मुझे बोल रही थी कि तुमने क्या किया, लड़की के केक में ने, एक फोटो में ने पूरे मेहमानों को गाली दी, और तुम जो अवस्था में नहीं चाहिए उस अवस्था में सबके सामने ना आए। एक पति करके तुमको बोलने में मुझे शर्म आ रही है, मेरे माँ बाप क्या बोलेंगे, मेरे मामा रिश्तेदार सब आए थे, और तुम इतने निचले स्तर तक गिर जाओगे, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। लेकिन उसके बाद दोस्तों मैं रोने लगा बीबी के पास, मुझे भी गिल्टी होने लगी, आत्मकरुणा यानी पश्चाताप की भावना हो रही थी कि मैंने क्या किया क्या नहीं। मैं बीबी के सर के ऊपर हाथ रखने लगा, माँ के सर के ऊपर, कि आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा, मुझे माफ कर दो। उसके बाद कुछ दिनों के बाद दिवाली थी दोस्तों, मेरी बीबी दिवाली के लिए गई 1 साल की लड़की को लेके, और उसके बाद उसके माता पिता ने भेजा ही नहीं उसको, कम से कम 2-3 साल तो भेजा ही नहीं। मैं जाता था उनके यहाँ भेजो करके, वो बोलते तू शराब छोड़ दे, हमको गारंटी दे, लिख के दे, तभी हम हमारे लड़की को भेजेंगे। और दोस्तों मैं, और फिर वहां जाके तमाशे करना, झगड़े करना, गाली गलौज करना, घर में आके माँ को गाली गलौज करना, तेरे वजह से गई है, यानी खुद को मैं कभी दोष नहीं देता था। माँ बोलती थी तेरी बीबी मैं लाके देती हूँ, लेकिन तू शराब से दूर रह, किशोर तू अपनी नौकरी फिर से ज्वाइन कर, ये काम तेरे बस का नहीं है। तू एक एजुकेटेड लड़का है, एक अच्छे कंपनी में एमआर रह चुका है मल्टीनेशनल, और तू आज ये सिविल के काम करता है, तो मुझे भी शर्म आती है कि मेरे बेटे को मैंने इतना पढ़ाया और तू इतना शराबी बन गया। आज मुझे शर्म आती है, तुझे मेरा लड़का, आज मैं घर से निकलती हूँ तो लोग मुझे बोलते हैं कि ज्योति भाई तेरा लड़का वहां गिरा था, वहां झगड़ा कर रहा था, उसको मारा, वहां चोरी किया। आज क्या मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं हूँ तेरे वजह से? एक तो मुझे आत्महत्या करनी पड़ेगी किशोर, नहीं तो घर छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन मेरे इसमें इसका कुछ असर ही नहीं पड़ता था। बाद में दोस्तों इतनी मानसिक स्थिति खराब हो गई थी मेरी, कि इतने ऐसे विचार आने लगे कि माँ मर गई तो अच्छा हो जाएगा, बीबी तो चली गई, मुझे कोई भाई बहन नहीं, मैं घर का अकेला हूँ, ये पूरी प्रॉपर्टी का घर का मालिक मैं बन जाऊंगा, जो खेती है पिताजी की अभी वो मैं बेच दूंगा, और साला मैं मस्त दारू पीऊंगा, यानी किसी का टेंशन नहीं, कुछ नहीं, रोक टोक नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन दोस्तों बीबी आने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं भी डिप्रेशन में चला जाता था, क्योंकि समाज में जाता था, लोग अलग अलग तरह की बातें करते थे उससे, और मैं डिप्रेशन में चला, और जाके मैं ज्यादा शराब पीने लगा था। लोग बोल रहे थे साला इसमें कुछ कमी होगी, इसलिए इसकी जवानी में बीबी छोड़ के गई, ऐसे बहुत कुछ मैंने बोलते थे उल्टे सीधे लोग, और मैं जाके जाके दारू का ही मैं वापर करता था। और लास्ट में दोस्तों एक दिन ऐसा हुआ मेरे जीवन में कि शराब मेरी ऐसी बढ़ते गई थी। और दोस्तों
और मेरी माँ के साथ मैं अहेरी अल्लापल्ली गया था, बिना शराब पी के गया, 120 किलोमीटर टू व्हीलर से। और मैंने उस दिन दारू नहीं पी थी। और वह हमको खेती के पैसे लाने थे, मेरे बड़े पिताजी ने सवेरे हमको खेती के पैसे दिए। हमने तैयारी वगैरह की जानी थी, और माँ को बोला अभी 5 मिनट में आता। और मेरे दिमाग में आया कि अभी वहाँ मोआ की दारू मिलती है, एक गिलास पीऊंगा और अच्छे से आऊंगा, माँ को पता भी नहीं चलेगा। जैसे दोस्तों मैं एक गिलास दारू पीने गया, एक गिलास के कम से कम मैं 5 से 6 गिलास कंटिन्यू दारू पिया दोस्तों। वहां से जब निकला माँ को लेकर टू व्हीलर से, तो 120 किलोमीटर तक जहाँ जहाँ स्टॉप है दोस्तों, वहां वहां गाड़ी रुक के माँ को रुका के मैंने शराब पी। और जैसे मैं घर पहुंचा, जेब में जो भी पैसे थे पूरे माँ को दे दिए। माँ को बोला अभी मैंने दारू पी, बोला अभी दारू नहीं पीता। नहाया धोया बढ़िया, माँ बोले खाना खा। और दोस्तों मालूम नहीं ऐसा क्या हो गया, थोड़ी देर के बाद ही मुझे ऐसे दारू पीने की तीव्र इच्छा होने लगी। और मेरी माँ को बोलने लगा कि माँ मुझे 20 रुपए दे। और माँ बोली कि मैं तुझे 20 रुपए नहीं देती बेटा, तू मर क्या कुछ भी कर, लेकिन अभी तूने मेरे आते समय तूने बोला था कि मैं शराब नहीं पीऊंगा, जैसे पैसे मिले तूने शराब पी, अब मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा। और अचानक दोस्तों लाइट चली गई थी। और वह माँ ने हमारे यहाँ दिया रहता, वो दिया जलाया था, वो घर पे रखा था। और माँ को बोला 20 रुपए नहीं दिए ना तूने, मैं दिया मेरे शरीर पे डाल दूंगा। और दोस्तों माँ ने पैसे दिए नहीं, और वो पिटता दिया मैंने मेरे शरीर पे पूरा डाल दिया, और मुझे पूरी अंगार मेरे शरीर को लग गई थी। माँ ने बुझाया, आजू बाजू के पड़ोसी लोग आए थे। और दोस्तों देखो मैं जला कितना मरने वाला हूँ, इस सब मुझे कुछ भी लेना देना नहीं था। मैं सिर्फ उनको यही डिमांड कर रहा था कि मुझे शराब ला के दो पहले 90, तभी मुझे दवाखाने में लेके जाओ। लोग समझा रहे थे, माँ समझ रहे तू मर जाएगा, तेरा शरीर जल गया, तू पहले दवाखाना चल। लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं था दोस्तों। मैं इनको इतना बोल रहा था कि तुम मुझे पहले शराब ला के दो। और दोस्तों वहां से कुछ दिनों के बाद मैं अच्छा हो गया। मुझे कम से कम 6 महीने लगे। और मैंने 6 महीने में मुझे दारू का आकर्षण बहुत आता था, क्योंकि मुझे मेरा शरीर देख के मेरे ने शरीर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। क्या साला मैं इतना अच्छा शरीर मेरा जला डाला, मेरा छाती का भाग जल गया। साला अभी तो बीबी आएंगी नहीं, दूसरी शादी करूंगा तो साला दूसरी लड़की भी लड़की भी नहीं मिलेंगी मुझे। और मैं साला अभी जी के करूँ भी क्या। और एक मन मन रहा था कि साला भगवान ने तुझे बचाया है, अभी अच्छे से रहे, अभी शराब मत पी। और मैं शराब नहीं पिया दोस्तों। और मेरी माँ ने इतनी मेरी सेवा की, जैसा छोटा बच्चा पैदा होता है उसको नहा के देना धोना, संडास को लेके जाना, खाना खिलाना, ड्रेसिंग करना, वो सब करती थी। और मेरे दिमाग में ये भी आता था साला माँ को मैं कितना तकलीफ दे रहा हूँ। बचपन में 1 साल का था, पिताजी गुजर गए, उसने 1 साल से मुझे इतना बड़ा किया, एजुकेटेड बनाया, नौकरी पे लगाया, और साला आज मैं क्या तकलीफ दे रहा हूँ। और एक मन ये भी बोल रहा था कि साला इसने 20 रुपए दिए रहे थे ना, ये साला मेरा शरीर नहीं जलता, ये इसके वजह से हो रहा है। और दोस्तों जैसे मैं, और उसके पहले एक अनुभव ऐसा हो गया था दोस्तों, कि मैं जब मेरी बच्ची वहां से अच्छा होने के बाद, बच्ची तब 3 महीने की थी, और मैं अ, उसके पहले का अनुभव, 3 महीने की मेरी लड़की थी, और गांव में एक नसबंदी की स्कीम आई थी दोस्तों, 1400 रुपये मिल रहे थे। तो मेरे पास दारू के लिए पैसे नहीं थे दोस्तों, और मैं दारू पीने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैं गांव में इधर उधर घूम रहा था, पैसे नहीं मिले। और कुछ लोग वो नसबंदी का फॉर्म भर रहे थे, कुटुंब नियोजन का। और मैं भी वहां गया, देखा तो एक दो जन ने बोला रे 1400 रुपये का फॉर्म है, 1400 रुपये मिलते हैं, फॉर्म भर ले और नसबंदी कर ले, तुझे तो अभी लड़की हुई है। और मेरे भी दिमाग में ये बात लगी कि साला है यार, एक लड़की हो गई, बाप बन गया, और साले लोग चूतिया है समाज के, हम दो हमारे दो बोलते, हम दो हमारा एक लड़की पे मैं ऑपरेशन करूंगा करके मैं फॉर्म भरा। और जैसे मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेरा नंबर आया ऑपरेशन के लिए, तब एक सिस्टर पहचान की मिली, और उसने हाथ पकड़ के मुझे बाहर निकाला, और उसने बोला नालायक, बोले तेरी उम्र अभी 23 साल है, तेरी बेटी 3 महीने की है, और बोले तू नसबंदी करने के लिए निकला है, बोले शराब के लिए 1400 रुपये के लिए, बोले चल बोले भग यहाँ से बोले। और उसने दो कनपट मुझे मारी। और जब वो मैटर मेरे घर में मालूम हो गया था, ईश्वर की कृपा से वो नसबंदी तो नहीं हुई, लेकिन जो मैटर मेरी बीबी को मालूम हुआ, मेरी माँ को मालूम हुआ, तब उनके ऊपर क्या असर गिरा होगा। उस दिन मेरे घर में कोई खाना नहीं खाया, मेरी बीबी रो रही थी, मेरी बीबी बोल रही थी क्या साला पति मिला मुझे, मेरे माँ बाप ने एजुकेटेड लड़का नौकरी पे करके दिया, और साला ये 1400 रुपये के लिए नसबंदी करने के लिए गया, मेरे बारे में भी थोड़ा नहीं सोचा। इतना मैं निचले स्तर तक चला गया था दोस्तों। और जो मैं जल गया था, उसके बाद मैं 6 महीने में अच्छा हो गया। बाद में मेरे जीवन में और शराब आई दोस्तों, क्योंकि मुझे खुद की यानी गिल्टी एक महसूस हो रही थी, अपराधीपना की भावना लग रही थी, साला मेरे शरीर का क्या किया, मैं अब कैसा फेस करूं लोगों को।
और दोस्तों जब मेरे जीवन में और शराब आई तो इतना जो मेरे इसमें पागलपन आ गया था दोस्तों, कि मैं घर की जो चीज मिले वो मैं बेचने लगा था। घर की मुर्गी रो, घर का बर्तन चावल, जितने जितने अच्छी चीजें थी घर की, वो मैं पूरी जाके दारू वाले के पास गिरवी रखता था यार, लोगों के पास घर के बर्तन गिरवी रखता था। वो माँ दिन भर काम करती थी, शाम को आती थी तो घर में पूरा सत्यानाश होके रहता था। वो बेचारी गाँव में जाके घूमती थी और पूरा सामान जहाँ जहाँ बेचा लोगों को पूछती थी और छुड़ा के लाती थी और समझाती थी मुझे, लेकिन मैं मानता ही नहीं था दोस्तों। वो कुलूप लगाती थी, वो लॉक खोल देता था अलमारी के दरवाजे के, और मैं कुछ ना कुछ घर का सामान जाके बेचने लगा और मैं दारू पीने लगा दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों जब मेरे पास दारू के लिए पैसे नहीं रहते थे तो मैं खुद का ब्लड बेचने के लिए ब्लड बैंक में जाता था और उनको बोलता था मेरा ब्लड लो। वो ब्लड लेते थे, 500 600 रुपये मुझे देते थे और मैं उन डॉक्टर को बोलता था और एक बाटल मेरे शरीर से निकालो। लेकिन वो डॉक्टर बोलता था एक वक्त हम एक ही बॉटल निकाल सकते हैं। अरे कुछ नहीं होता बोला, मैं भी मेडिकल फील्ड से हूँ। बोला 2 बॉटल निकालो मेरी, मर गया तो मर गया। बोला कुछ नहीं होता बोला मुझे। बोला अरे नहीं, बोले ऐसा नहीं जमता। और मुझे वहां से लोग हकाल देते थे। और मैं दोस्तों, और जैसे वो 500 600 रुपये वो ब्लड के मिलते थे तो पैसे की मैं दारू पी लेता था। और जैसे और खत्म हो जाते थे और 3 महीने बाद वो बोलते थे कि तुझे ब्लड देना है तो 3 महीने बाद आ, तो मैं 15 दिन 8 दिन 10 दिन में वहां मैं ब्लड देने पहुंच जाता था। लेकिन जब वो कार्ड देते थे तो नहीं, बोलते थे 3 महीने होने दे बाद में तू आ, और मुझे वहां से हकाल देते थे। बाद में दोस्तों मेरे पास पैसे नहीं रहते थे दारू के लिए। एक बार का अनुभव है कि मुझे बहुत ही शराब का ऐसा आकर्षण आया था और मैं मेरे गांव में इधर उधर घूम रहा था। और दोस्तों वहाँ एक मरी हुई कोमड़ी मुझे मिल गई थी, बहुत दिनों से मरी हुई थी। क्या पाइजन से मरी थी, कैसे मरी थी वो मुझे मालूम नहीं दोस्तों, लेकिन बहुत बड़ा मुर्गा था वो। और मैंने एक प्लास्टिक में डाला और हमारे बस्ती में गया, वो उसको बोला एक काट के भाज भूज करके दे। उसको 10 20 रुपए दिया और वो मुर्गी काट कूट करके हमारे चौक में बैठ गया। और एक जन अच्छा व्यक्ति आया और उसने बोला क्या है रे किशोर। बोले मैं बोला भैया, बोला ये मुर्गी है तो लेके नहीं गया क्या कर। बोला अरे साला घर गया था, बोला घर के लोग गाँव गए बोला, और अभी मेरे पास पैसे नहीं है। बोला तो साला क्या करूँ, इतनी मुर्गी कौन खाएगा, तो कितने में बेचता। बोले दे दो, बोला 200 250 रुपए। और वो मुर्गी कितने दिन की मरी हुई है, वो पाइजन खा के क्या खा के वो मुर्गा खाएगा। वो व्यक्ति लेके गया, उसके घर वालों को कुछ उसको बात का डर नहीं था। मुझे सिर्फ शराब चाहिए थी तो इतना निचले स्तर तक मैं चला गया था। भगवान की कृपा से वो व्यक्ति आज अच्छा है, उसकी फैमिली अच्छी है। लेकिन दोस्तों मैं इतने निचले स्तर तक चला गया था। बाद में दोस्तों मेरी माँ ने मेरा एक कृत्य रुक ही नहीं रहा था, मैं घर की चीजें बेचना चालू। लास्ट में मेरी माँ ने मेरी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर दी कि ये घर की चीजें बेच रहा है, समझ में नहीं आ रहा है इसका क्या करूं। और दोस्तों मुझे पुलिस लेके गई, लेकिन मैंने वहाँ माफी वगैरह मांगी और एक माँ की माया रहती, माँ ने भी माफ कर दिया। एक लास्ट जान जहरू बोली तुझे अभी सुधर जा। और मैं कुछ दिन अच्छा रहने लगा दोस्तों। उसके बाद वही वही मुझे शराब का जो मेंटल ऑब्सेशन है वो कहाँ से आता था, क्या होता था वो मुझे मालूम नहीं दोस्तों। मेरा विचार भावना यानी कुछ क्या होता था समझ में नहीं आता। मेरी इच्छा नहीं रहती थी पीने की, बाद में भी मुझे लगता था कि मैं अभी थोड़ी सी पी सकता हूँ, अच्छे तरीके से पी सकता हूँ। ऐसे करके मैं जाता था दोस्तों थोड़ी सी पीने के लिए, और जैसे थोड़ी सी पी लेता था और फिर से मेरी शराब के और बढ़ती थी और मैं कंट्रोल नहीं कर पाता था। उसके बाद दोस्तों और लास्ट में और वही कृत्य करने लगा। और लास्ट में मेरे मामा आ गए थे, मेरे माँ को बोले कि अभी तू यहाँ मत रहे बोले, और तेरा सामान बाजू तू मेरे घर में चल। और मामा ने मेरे माँ को अपने घर लेके गए। माँ ने 2 गंज रखे थे, थोड़ा चावल वगैरह बनाने को रखे थे, एक चादर रखी थी, 2 गिलास एक लोटा, ये खाएगा रहेगा करके। लेकिन दोस्तों मेरे जैसा शराबी वो पूरा सामान एक टुंगड़ी में बांधा दोस्तों, और मैं चंद्रपुर चला गया। और जहाँ दारू भट्टी रहती वहाँ दारू भट्टी वाले के पास पूरे मैंने गन जितने भी थे वो पूरे बेच दिया दोस्तों। और मेरे मामा के आ गया, मुझे माफ कर दो, अभी मैं अच्छा रहूंगा, इसके बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं तुम्हारे यहाँ ही रहूंगा, यही काम करूंगा, मुझे माफ कर दो, इतना मैं बोल रहा था। लेकिन मुझे दोस्तों कोई माफ कर नहीं रहे थे। मेरे मौसी काका हकल दिए, मेरे मामा ने हकल दिया, और लास्ट में दोस्तों मुझे अब मैं रहूं का, मैं तो विसापुर में अकेला रह नहीं सकता, क्योंकि मैं जो ऐसे बहुत सारे कृत्य किए थे कि मुझे लोगों का डर था कोई मुझे मार लेगा। इसकी वजह से मैं घर जाने के लिए भी दोस्तों डर रहा था। और लास्ट में दोस्तों मैं फुटपाथ, मंदिर, महाकाली मंदिर, सरकारी दवाखाना
वहां सोता था रात भर, जिस बार में जाके दारू पीता था वहां जाके दिन भर ग्लास धोता था, दिन भर मैं फुटपाथ पर सोता था, और रात को जाके मैं मंदिर में सोने लगा। खाने के वांदे आते थे क्योंकि जो भी पैसे मिलते थे वो मैं शराब पीता था, और बिन बुलाया मेहमान कोई भी प्रोग्राम में जाता था, और मैं खाना खा के अपना पेट भरता था दोस्तों। और जब मेरे पास शराब के लिए पैसे नहीं रहते थे, कोई से मिलता नहीं था, तो जो हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है चंद्रपुर का, मैं वहां जाके खड़ा रह जाता था, और मेरे पहचान के लोग मिलते तो मैं उनको हाथ दिखाता था। अरे यार, बोला मेरी बीबी एडमिट है, मुझे लड़का हुआ है, या मेरे बीबी का फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन हुआ। मेरी बीबी तो मायके रहती थी अपने गाँव 60-70 किलोमीटर, लेकिन मैं लोगों को चूतिया बोलता था सरकारी दवाखाने के पास खड़ा रह के कि मेरी बीबी का ऑपरेशन हुआ है फैमिली प्लानिंग का, मेरी बीबी का मुझे दूसरा बच्चा हुआ है, थोड़े पैसे आने के, थोड़े पैसे होना, थोड़े मदद करो। लोग मुझे देते थे भी पहचान के जो मिलते थे, और वो पैसे की मैं दारू पीता था, और दूसरे दिन और जाके खड़ा रहता था, बाद में बोलता था मेरे माँ का एक्सीडेंट हो गया है, माँ को एडमिट किया है, और लोगों को पैसे मांगता था। लोगों के घर घर जा जा, मेरे दोस्त थे मेरे साथ में, कॉलेज लाइफ में पढ़े, स्कूल में पढ़े, वो दिमाग में बराबर वो क्लिक हो जाता। जब भी मुझे दारू के लिए पैसे नहीं रहते थे, तब मैं उनके घर में जाता था और उनको चूतिया बना के मैं वो पैसे की दारू पीता था दोस्तों। और दोस्तों लास्ट में ऐसी स्थिति आ गई थी, मुझे, मैं भिखारी के साथ सोने लगा था, मैं भिखारी तक को मैंने पैसे मांगा दोस्तों। ये भिखारी कौन, अच्छा इंसान कौन, ये तक मुझे नहीं समझ में आ रहा था। और दोस्तों जब मैं महाकाली मंदिर में भिखारियों के साथ सोने लगा, ये ठंडी के दिन थे दोस्तों, बहुत भयंकर ठंडी गिरती थी, आंख के ऊपर लेने के लिए कुछ नहीं, और एक जो न्यूज पेपर रहते थे वो लेकर मैं सोता था दोस्तों, दारू के नशे में। और सवेरे उठा तो दोस्तों, सवेरे की प्लानिंग मेरी ये रहती थी आज किसके घर जाना है, किसको टोपी डालना है, दिन भर कैसे ना कैसे करके अपना दारू का जुगाड़ करता था दोस्तों। और दोस्तों लोगों को चूतिया बनाना, यही लास्ट में काम था। और लास्ट में मुझे, जब मैं पूरा थक गया था, जब मेरे शरीर का पूरा सापड़ा हो गया था, मेरे शरीर का मांस ऊपर आने लगा था, मुझे उचके आने लगी थी, और मुझे ऐसा लगने लगा था कि अभी मैं मरने वाला हूं, अब मैं खत्म हूँ। अभी भी मैं शराब छोड़ा तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी बीवी नहीं आ सकती, मेरी माँ ने, मेरी नौकरी ने, मेरा शरीर खत्म हो गया। अभी मैंने पूरा बर्बाद हो चुका हूँ, अभी मैं एक इंसान करके जिंदा रहने के लायक नहीं हूँ। अभी मैं आत्महत्या करने की तो हिम्मत नहीं थी, क्योंकि 2 बार मैंने सुसाइड करने के प्रयत्न किया था, एक बार 40 से 50 गोली नींद की खा डाली थी, एक बार पेटता दिया मेरे शरीर पे डाल दिया था, उसमें से बचा था। और मैं भगवान को यही बोल रहा था, भगवान ये नरक की जिंदगी जीते जी मत दे, मैं जिंदा लाश की तरह जी रहा हूँ, तूने मुझे कहाँ से कहाँ ले दिया। यानी मैं भगवान को दोष दे रहा था, मैं खुद को दोष नहीं दे रहा था, मेरे माँ को दोष दे रहा था, भगवान को, मेरी बीबी को। मैं अच्छा हूँ, इन लोगों के वजह से हुआ। माँ अगर छोड़ के नहीं जाती थी तो साला ये आज मेरी अवस्था फुटपाथ पे नहीं होती थी। ये कहीं ना कहीं मैं सोच रहा था, लेकिन भगवान के पास मैं रोने भी लगा और भगवान से रिक्वेस्ट करने लगा कि भगवान मुझे एक शराब से तो दूर रख, लेकिन गया हुआ जो भी है वो मुझे वापस दे, नहीं तो मुझे यहाँ से उठा ले बाबा। और मेरे पैर में चप्पल नहीं थी, दाढ़ी बड़ी हुई, केस बड़े हुए, पूरे मेरे शरीर के कपड़े मैले हुए, और ऐसी अवस्था में चंद्रपुर में पागलपन की अवस्था में घूम रहा था, और भगवान से प्रेयर कर रहा था। यानी उस वक्त दोस्तों अचानक से मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस की याद आ गई। और दोस्तों मैं वो रास्ते से जा रहा था, वह अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग भी चालू थी दोस्तों, और वह बैनर, बहुत बड़ा बैनर दिखा था अल्कोहलिक एनोनिमस करके, और मेरे एकदम से दिमाग में ध्यान आया कि 4-5 साल पहले मेरे दोस्त ने यही अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग में मुझे लेके गया था। मैं वो अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग में गया दोस्तों, तो बहुत भयंकर अवस्था थी, और वहां का एक व्यक्ति उठ के, और उसने मुझे गले से मिट्टी मारी। आज उनकी सोबरिटी कम से कम 28-29 साल की, हमारे चंद्रपुर के राजा के करके, और एक पांडरा शुभ्र ऐसा व्यक्ति, गोरा, स्मार्ट, अच्छे घर का, और गले में, और मैं बहुत रोने लगा दोस्तों उनको पकड़ के। मैं सोचने लगा कि साला मेरी माँ छोड़ के गई, मेरी बीबी छोड़ के गई, मेरे रिश्तेदार कोई नहीं आ रहे, और ये आदमी पहचान नहीं कुछ नहीं, मुझे मिट्टी मारा और मुझे बिठाया। और उन्होंने मुझे, मैंने सब प्रॉब्लम मीटिंग होने के बाद उनको बताया, ऐसा उन्होंने भी बोला तू कुछ मत कर, बोले सिर्फ मीटिंग में आते रहे, बोले तेरी माँ अच्छे सुरक्षित है, बोले तेरी बीबी सुरक्षित है, बोले और अभी तू भी अच्छे ठिकाने पे आया है, बोले और अभी बोले तू ये मीटिंग करते रहे, बोले और बोले सब तेरा अच्छा हो जाएगा, बोले और लेकिन तेरी प्रामाणिक इच्छा होना, बोले शराब से दूर रहने की। और मेरे को बोला अभी शराब छोड़ के करूँ क्या, कुछ भी मेरे पास बचा नहीं है, बोले अरे बात तेरे पास बहुत बचा है, बोले जान है तो जा है, बोले तू आया है, बोले तुझे भगवान ने भेजा है, बोले
तू बोले मीटिंग करते रहो। मैं रोज मीटिंग में शराब पी के कहीं ना कहीं दिन भर जुगाड़ करके शराब पीता था, शाम को मीटिंग करता था। वो ग्रुप के सामने जाके गिर के रहता था, वो लोग उठाते थे मीटिंग में, मुझे पिटाते थे। बाद में मीटिंग होने के बाद नाश्ता चाय वगैरह देते थे मुझे और समझाते थे। और कुछ दिनों के बाद, जैसे मैं 15 दिन 20 दिन से मीटिंग जाता था पीता था, लेकिन कुछ दिनों के बाद मुझे, मेरे माँ को मालूम पड़ा, मेरे मामा को मालूम पड़ा कि ये मीटिंग कर रहा है। तो मेरी माँ वैसे घर में वापस आ गई। तो मुझे मालूम पड़ा, वो वैसे मैं घर में वापस चला गया। और 3 जनवरी 2013 को दोस्तों ऐसी भयंकर स्थिति थी मेरी घर में कि जब मैं गया, मेरे हाथ पूरे विड्राल के तकलीफ हो रही थी, मेरा शरीर थर थर कांप रहा था, दारू के विचार आ रहे थे, जेब में पैसे नहीं। और मीटिंग में कुछ बातें मेरे दिमाग में थी कि आज के दिन शराब मत पी, कुछ भी हो जाए, अगर शराब नहीं पिएगा तो तू 4 दिन ज्यादा जिएगा, अगर शराब पिएगा तो तू मर जाएगा। आज के दिन मत पी, इसलिए एक्शन कर। और मैं सवेरे से कहीं ना कहीं कार्ड दिया था मुझे प्रार्थना का, वो प्रार्थना दिन भर मैं बोलते रहा। जैसे 6:30 बजे दोस्तों मैं वो मीटिंग हॉल में पहुंचा, वो ग्रुप के कुछ लोग आके थे मेरे गांव के। मैं वहाँ मीटिंग में बैठा, शराब पी के नहीं था, लेकिन मेरी अवस्था एक भीतिग्रस्त, पूरा वाइब्रेशन हो रहा था। और वह मैं अनुभव कथन सुना, और मुझे भी अनुभव कथन करने की वह बोलने का चांस दिया। और मैंने पहली बार जिंदगी में इतना रोया दोस्तों कि बहुत भयंकर रोया। और मैंने पहली बार जो मैंने कृत्य किए जिंदगी में, जो पाप किए, वो सबके सामने खड़े होके बिंदास मैंने अपने अनुभव कथन किए दोस्तों। और मालूम नहीं वो चमत्कार कैसा क्या हो गया। और वो जो पहली बार मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग में आध्यात्मिक अनुभव आया दोस्तों, कि मेरा वाइब्रेशन कहाँ चला गया, मुझे बिल्कुल नॉर्मल व्यक्ति की तरह लग रहा था। वैसे मैं घर गया, माँ ने खाना बनाया था, मैं खाना खाया और सो गया। उस दिन से दोस्तों बाद में मुझे शराब पीने की जरूरत नहीं पड़ी। और या बोलते थे की ये मद्यशक्ती, दारू समोर तुला हतबलता स्वीकारावं लागेल, मद्यशक्ती पुढे तुझे शराब के सामने शरण जाना पड़ेगा, तू शराब कभी पी नहीं सकता। और ये अंदर से आत्मा से आवाज आनी चाहिए, क्योंकि मैं शराब छोड़ता था पहले, लेकिन कंडीशनल बेस पे, बीबी आएंगी, माँ आएंगी, मेरा अच्छा हो जाएगा, पैसा आएगा। लेकिन यहाँ बोला गया था कि कोई भी कंडीशन मत रख, तुझे, तू शराब पीने के लायक नहीं है, ये तू मान कि मैं शराब पीने के लायक नहीं हूँ, मैं भविष्य में कभी भी शराब नहीं पी सकता। और ये 100% तुझे मानना पड़ेगा। और ये जो जीवन तेरा अस्त व्यस्त हो चुका है, ये तुझे कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। और मैंने कबूल किया दोस्तों, मैंने अंदर से। उसके बाद मैंने स्पॉन्सर्ड किया, स्पॉन्सर से डिस्कस किया, और उसने जो बिग बुक के माध्यम से मुझे फर्स्ट स्टेप समझा के बताए, और ये हतबलता क्या है, शरणागति क्या है। और मैं 100% शराब के सामने हतबल हो गया कि मैं अभी दारू नहीं पी सकता। एक घाव दोन तुकडे केल्याशिवाय दारूपासून तू दूर राहू शकत नाही। आणि रोज के रोज मी दोस्तों एक्शन करने लगा। और जो भी मेरा अस्त व्यस्तता हो चुकी थी मेरे शराबीपन से, मेरा मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, कौटुंबिक, आर्थिक, वैचारिक, भावनिक, जो भी है लैंगिक, सब अस्त व्यस्तता के लिए जवाबदार मैं हूँ। मुझे हुआ डिसीज है, ये कहीं ना कहीं दोस्तों मैंने मान्य किया। मान्य जैसे किया, अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद एडमिशन मैंने मान्य किया हो कि ये सब मेरे जीवन में शराब से हुआ है। और जैसे मुझे कहीं ना कहीं एक उच्च शक्ति के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। और दोस्तों मैंने एक अपनी उच्च शक्ति, मैंने अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग को ही माना। मेरे अभी तो मेरे घर में, मैं हिंदू समाज का था, मेरे घर में बहुत सारे भगवान सब में, मेरे माँ बचपन से मैं देख रहा था, तो मैं भगवान किसको मानूं यही मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग को मेरी उच्च शक्ति चुना। और कहीं ना कहीं मेरी इच्छा और जीवन, या और यह बोला गया था कि मैं तेरा जीवन, जैसे तू शराब से खुद होके दूर नहीं रह सकते, या कोई मानवीय शक्ति तुझे दूर नहीं कर सकते, हाई पावर तुझे दूर कर सकते, वैसे तेरा जीवन, तेरी गई हुई बीबी, तेरी माँ, तेरा फाइनेंशियल, तेरी नौकरी, तेरी मानसिक, शारीरिक, जो भी है तेरी अस्त व्यवस्था हो चुकी है, ये तू तेरा जीवन खुद नहीं चला सकता, कहीं ना कहीं वो भगवान के हाथ में सौंप दे। तो अपनी इच्छा लगाना छोड़ दिया है ना, कहीं ना कहीं दोस्तों मैं खुद को इच्छा लगाना मैं छोड़ दिया था। मैंने एक इनिशियल स्पॉन्सर का हाथ पकड़ा, मेरे जीवन में स्पॉन्सर भी आ गया था, और जो बताए वो मार्ग पे मैं चलने लगा। धीरे धीरे मेरी मानसिक शारीरिक स्थिति सुधरने लगी। बाद में मैंने एक छोटा सा काम धंधा देगा, 3,000 रुपये महीने से काम करने लगा, घर में पैसा आने लगा। 1 साल तो मैंने मेरे हाथ में पगार नहीं लिया, मेरी माँ पगार लेने आती थी, माँ के हाथ में मालक पगार देता था। और 1.5 साल में पहला टोकन लेने के बाद में मेरी बीबी नहीं आई थी दोस्तों, और मुझे लगता था कि मेरी बीबी आनी चाहिए। लेकिन यहाँ बताया गया था कि तू बीबी के लिए नहीं आया है, तू खुद के लिए आया है, खुद से प्यार करना सीख।
तू यहाँ शराब पीता था तो वो 60-70 किलोमीटर तेरे बीबी को मालूम पड़ता था। अगर तू आज अच्छा जीवन जी रहा है ना, ये भी सब उसको मालूम पड़ रहा हो, भगवान बराबर तू सिर्फ ये हमारे बताए हुए जो अल्कोहलिक एनोनिमस का जो कार्यक्रम है, एक कार्यक्रम पे चलने की कोशिश कर और खुद की छानबीन कर। और मैं सच में दोस्तों, मैं खुद की छानबीन करने लगा मैं कैसा हूँ। मैं साला बीबी को दोष देता था, माँ को दोष देता, जब मेरा खुद की इन्वेंटरी लिया ना, इसके लिए साला मैं जवाबदार मैं खुद हूँ। मैं मेरे बीबी के लायक नहीं था, मैं एक माँ के बच्चा अच्छा बनने के लायक नहीं था। ये कहीं ना कहीं जब मैं खुद की इन्वेंटरी करने लगा तो मैंने कितनी तकलीफ मेरी बीबी को दी। जो बीबी नई नई आई, तो वो बीबी को मैंने कभी प्यार से बात नहीं किया, कभी घुमाने लेके नहीं गया। साला हमेशा शराबीपन, साला मैं उसके पास जाता था तो साला मेरे शरीर की कितनी गंदी बात। मेरे बच्चे को जब मैं उठाता था तो मेरे बीबी को मेरे बच्चे को कितनी स्मेल मेरी गंदी जाती होंगी। जिस बीबी के साथ मैं रहता था सोता था, वो बीबी कैसे मेरे साथ एडजस्ट की होंगे 1-1.5 साल। ये जब मैं खुद परीक्षण करें, आज कोई शराबी मेरे पास आके अगर बैठता है तो उसकी स्मेल मुझे सहन नहीं होती, मैं उड़ जाता हूँ बाजू में। लेकिन जब मैं बीबी के साथ जाता था, उसके साथ बिस्तर पे रहता था, तो बीबी ने कितनी उसको मानसिक तकलीफ हुई होंगी। ये कहीं ना कहीं जब मैं खुद का परीक्षण अल्कोहलिक एनोनिमस के आने के बाद जब मैं करने लगा, तब मुझे मालूम पड़ा दोस्तों कि इसके लिए जवाबदार मैं हूँ। आज मेरी बीबी आएंगी या ना आए, तो मेरी बीबी, मुझे सिर्फ खुद को बचाना है, खुद से प्यार करना है। आज मेरी माँ वापस गई है, एक ना एक दिन मेरी बीबी भी वापस आ गई। ये भगवान के ऊपर मैंने छोड़ दिया दोस्तों। और 1.5 साल के बाद, 18 महीने के बाद मेरी बीबी और मेरी बच्ची वापस आ गई। और दोस्तों मेरे घर में एक अच्छा वातावरण होने लगा। मुझे एक LIC की एग्जाम दी, वो परीक्षा पास हुआ। बाद में जब मेरी नौकरी तो मेडिकल से थी, MR था, वो गई। लेकिन जो मैं बचपन से मेडिकल में काम करता था, वो मालक ने फिर से मुझे बुलाया, मेडिकल में जॉब कर, बोले MR शिप का दिमाग से निकाल दे, बोले मैं तुझे अच्छी पगार देता। बोले आज 8-9 साल से वही काम कर रहा हूँ दोस्तों, और एक अच्छा जीवन जीने लगा था। ये तो मेरा शराब से हुआ, मैंने तो रॉक बॉटम हिट किया था दोस्तों। लेकिन यहाँ बोला गया है की शराब एक बाह्य लक्षण आहे, मद्य बाह्य लक्षण आहे। आणि मेन होतं मित्रांनो, दारू थांबते, पण जो शराब का जो पाश रहता है, वो पाश मेरे जीवन में काम करने लगा। तो गुलाबी बादल मुझे अब लगने लगा। मुझे 8-10 हजार अभी पगार मिल रहा है, अच्छा है, गाड़ी आ गई है, माँ आ गई है, बीबी आ गई है, बच्ची आ गई, सब मेरा अच्छा है। मैं मीटिंग कर रहा हूँ, मेरी मानसिक शारीरिक स्थिति अच्छी है। लेकिन दोस्तों, मेरे में जो मेरे स्वभाव दोस्त थे, चारित्र दोस्त थे, वो कहीं ना कहीं मेरे काम कर रहे थे दोस्तों। जो बीवी के प्रति जो प्यार था, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी अनबन बातें होती थी आने के बाद भी। तो दोस्तों चिड़चिड़ापन होता था मुझे। और वो मेरे वाइफ के प्रति मेरे में रिजेंटमेंट तैयार हो गई थी। और दोस्तों मैं बाद में तो बोलते ना, पत्नी की, बीवी की रिजेंटमेंट आदमी को परस्त्री की तरफ लेके जाती है। और ये में आने के बाद 5 साल के बाद मैं परस्त्री की तरफ चला गया दोस्तों। और उसमें दोस्तों मैं 2 साल के अंदर 8 से 10 मेरे अनपेयर अपेयर हो गए दोस्तों। और इतना निचला स्तर, मैंने वो अपेयर के बारे में भी गांठ लिया था दोस्तों। लास्ट में एक अपेयर ऐसा हो गया था कि वो अगली वाली के बॉयफ्रेंड को मालूम हो गया, वो मुझे धमकी देना, ये देना, और मैं काफी डिप्रेशन में आ गया था दोस्तों। और ऐसा लग रहा था कि मैं आत्महत्या कर लूं। अभी साला बोला जीने का कुछ मतलब नहीं है। साला मैं बीबी को, साला अच्छा मेरी बीबी आ गई, जो बीबी लाने के लिए मैं तरस रहा था, भगवान ने इतना अच्छा जीवन दिया। और साला मैं अनगिनत बाहर लपड़े कर रहा हूँ। और साला आज ऐसी परिस्थिति, साला बीबी के हाथ में फोन नहीं दे रहा हूँ, संडास में जा रहा हूँ, नहाने जा रहा हूँ तो मैं फोन वायर लेके जा रहा हूँ, बीबी को चूतिया बना रहा हूँ, एक ही फेलोशिप में जा रहा हूँ, मीटिंग में जा रहा हूँ, और बाहर वो औरतों के साथ मैं घूम रहा हूँ। और लास्ट में जब मुझे वो अफेयर जो मालूम पड़ा वो लड़की के बॉयफ्रेंड को, वो धमकियां देना, ये करना, इमोशनल मुझे ब्लैकमेल करना। और दोस्तों तब मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग की याद आने लगी। साला मैं क्या कर रहा हूँ। भले मैं शराब की तरफ तो नहीं गया दोस्तों, शराब पीने की इच्छा भी नहीं हुई मेरी, क्या मालूम नहीं भगवान ने ऐसा क्या मेरे में दिया था। लेकिन दोस्तों मैं आत्महत्या सुसाइड के विचार कर रहा था। साला मेरे घर में मालूम हो जाएगा तो साला मेरी आई हुई बीबी छोड़ के चली जाएंगी, मेरे मामा रिश्तेदार, मेरा मालक क्या बोलेगा, साला मेरी नौकरी चली जाएंगी। और वो डिप्रेशन में था दोस्तों। और मैं जब मैं स्पॉन्सर को बताया, तो स्पॉन्सर ने सीधा ही बोला कि इससे तुझे कोई नहीं निकाल सकता, तू भगवान की प्रेयर कर और भगवान को अपने पापों की कबूली दे कि मैं आज के बाद यहाँ से निकलने के लिए तैयार हूँ, मेरे हाथ से गलती है। और मैंने वो रोज के रोज डिप्रेशन में रहता, डर रहता था, साला वो आएगा मुझे मारेगा, फोन करेगा, और धमकियां वगैरह देता था दोस्तों। और लास्ट में जैसे 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 जैसे
मैं भगवान के सामने रोज मेरी प्रार्थना मानता था कि भगवान वहां से निकलने के लिए मदद कर। और मालूम नहीं दोस्तों, अनगिनत लफड़ों से मैं वहां से बच गया, निकल गया। आज 2.5-3 साल से कोई भी मेरा बाहर में अफेयर नहीं, कुछ नहीं। बाद में एक ऐसी कंडीशन आ गई थी दोस्तों, मैं ऑनलाइन के फ्रॉड में भी फंस गया था, थोड़ा मेरा पैसे का नुकसान हो गया था, मेरे घर का बांधकाम चालू हो गया था, थोड़ा बहुत कर्जा हो गया था, और कर्जा भी बहुत बढ़ गया था दोस्तों। उसके में भी बहुत डिप्रेशन में, इधर से लेना उधर से लेना, ये सब मेरे जीवन में चालू हो गया था दोस्तों। और जब मैं पूरा मेरे स्पॉन्सर ने लिखने को बोला, तो मैं हताश, मैं बोला इतना इतना कर्जा हो गया, बोला अब क्या निकलने की मेरे पास कोई उम्मीद नहीं थी दोस्तों। और मैं बीबी से डिमांड करने लगा कि तू तेरे बाप से लाके दे, मैंने मुझे मदद कर। और मेरे ससुर ने भी हाथ ऊपर कर दिया, अभी हमने मकान लिया, हमारे पास पैसे नहीं, कैसे भी पैसे नहीं मिल रहे थे। मैं इधर उधर से ब्याज से लिया था, 5%, 2%, 3%। और जितने भी मुझे 16-17 हजार रुपये पगार मिलता था, मेरा पूरा ब्याज में जाने लगा था। और मैं तो डिप्रेशन, मेरा क्या होगा, मैं तो साला अभी सब लफड़े छोड़ दिया, जो भाइयों के लफड़े था वो सब बंद कर दे। मेरे ऊपर ये साला ऑनलाइन फ्रॉड में नहीं फंसता था। और जो आरडी के कंपनी में एक प्राइवेट काम मेरी बीबी ने बताया था मत काम कर, लेकिन मैं वह सुना नहीं, उसको काम किया। वह लोगों के पैसे डूबे तो खुद जेब से 1.5 लाख रुपए भर दिया। और साला घर का काम कि जो पैसे थे वो पूरे मेरे चले गए थे, लोगों से कर्जा लेना पड़ा, और निकलने की कोई उम्मीद नहीं। और वही डिप्रेशन, वही निचला स्तर मैं पूरा गाट चुका था। और मुझे लग रहा था साला अभी 10 साल हो रहे, बोला अभी शराब से दूर हूँ साला, लेकिन कुछ मतलब ही नहीं है मेरे जीवन में साला अब जी के। साला शराब पीता था वही बेकार था, यानी कोई भी मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ से निकल पाऊंगा। लेकिन मेरे स्पॉन्सर ने फिर से एक बार बोला कि किशोर, तूने आधे अधूरे स्टेप पर किए, अभी फिर से पूरे स्टेप पर कर, अच्छे से कर, तुझे भगवान जरूर निकालेंगे। क्योंकि अगर तेरा जीवन में बुरा करने का रहता था, तो ये भगवान तुझे 10 साल नहीं देता था, तुझे कब का खत्म कर डालता था। लेकिन तुझे भगवान ने अच्छा जीवन दिया है, और जो भी समस्या इससे अच्छा होने वाला है तेरे जीवन में सामने, ये पूरे तू फिर से स्टेप पर कर। और मैंने फिर से स्पॉन्सर के साथ बैठ के फर्स्ट स्टेप से 12 स्टेप तक मैंने कदम लिए, फिर से चौथी पायरी लिखी। और दोस्तों मालूम नहीं ऐसा क्या चमत्कार हो गया, जैसे 5वीं 6वीं कदम पे आया, और दोस्तों जितनी मेरा कर्जा था उसके ऊपर से मुझे ज्यादा पैसे मिल गए। बाद में मैंने लोगों के कर्जे बांट दिए। बाद में मैंने जो मेरा मकान का आधा काम था वो मैंने पूरा कर लिया। अभी 3 जनवरी को मेरे घर का काम पूरा हो गया, थोड़ा बहुत बचा है, अभी मैं घर के अंदर रहने भी चला गया। और दोस्तों अभी पूजा होने की बाकी है। ये लेकिन कहाँ से हुआ दोस्तों, ये 12 स्टेप के माध्यम से दोस्तों। मैं तो दारू पीते शराब के सामने, तो शराब की वजह से तो मैं थर्ड अपना रॉक बॉटम हिट कर चुका था। लेकिन शराब न पीते हुए भी मैंने मेरा रॉक बॉटम कैसे मेरे पास की वजह से, चारित्र दोषों, स्वभाव दोषों की वजह से हिट किया था दोस्तों, ये मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस के कार्यक्रम के माध्यम से मालूम पड़ा, लोगों के अनुभव के माध्यम से मालूम पड़ा कि मैं शराब से सिर्फ दूर रहना ही नहीं, मुझे अगर अच्छा जीवन जीना है तो ये 12 स्टेप के माध्यम से चलना पड़ेगा। आज 12 स्टेप के माध्यम से चल रहा हूँ दोस्तों, लोगों के कर्जे नील हो गए हैं, आज किसी का कर्जा देना नहीं है। आज आज घर में अच्छा है, आज बीबी के चेहरे पे स्माइल है, माँ के चेहरे पे हास्य है, दोनों बच्चे अच्छे हैं दोस्तों। और आज मैं भी, मेरी मानसिक शारीरिक स्थिति अच्छी है। आज भी मैं मीटिंग को फर्स्ट प्राधान्य, आज 11 साल में मैंने कभी बुट्टी नहीं मारी दोस्तों मीटिंग। मेरे जीवन में भले ही 5 काम किया होगा, लेकिन मैंने मीटिंग को बुट्टी नहीं मारी। 6:30 6:45 आज मैं रेगुलर मीटिंग में पहुंचता हूँ, 1 घंटा बैठता हूँ दोस्तों, ये मैंने सातत्य रखा। इसके वजह से दोस्तों मेरे जीवन में वो शराब नहीं आई, उस दारू का आकर्षण नहीं आया। नहीं तो वो लड़की का मैटर था दोस्तों, उसका तो बॉयफ्रेंड तो बहुत भयंकर मुझे धमकी वगैरह देता था। ये अभी कर्जे का मैटर बताया, ऑनलाइन फ्रॉड का जो हो गया था, वो मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे थे, ऐसे कुछ मैसेज भेज रहे थे, यानी कुछ बहुत कुछ ऐसा लग रहा था कि अभी मेरा जीवन न शराब पीते हुए भी खत्म है। लेकिन दोस्तों ये अल्कोहलिक एनोनिमस के प्रोग्राम ने मेरा जीवन बताया, और आज मैं जो भी हूँ अल्कोहलिक एनोनिमस के ये प्रोग्राम की वजह से हूँ। और आज मुझे हेल्पिंग हैंड्स ग्रुप ने जो बोलने का मौका दिया, मेरे अनुभव साझा करने का मौका दिया, जो मेरा रॉक बॉटम जो है, मैं शराब पीते हुए कैसा मेरा रॉक बॉटम था, और शराब न पीते हुए भी मैंने कैसा रॉक बॉटम जो हिट किया, ये मैंने आप मेरे अनुभव के माध्यम से आपके सामने शेयर किया हूँ। आज पत्नी से 2.5-3 साल से प्रामाणिक हुई, इतनी तो आज दूसरी तरफ, दूसरी औरत की तरफ जाने की इच्छा नहीं हुई। और आज जाता भी नहीं, आज मुझे मालूम है कि अगर मैं गया तो मेरे जीवन में भले ये 11 साल में मेरे जीवन में शराब नहीं है, लेकिन आज मैं सामने जाके फिर से वही गलतियां दोहराता हूँ।
तो मेरे जीवन में शराब आ सकती है। आज मुझे भगवान ने नया जीवन दिया है, आज वो नया जीवन मैं अच्छे से जी रहा हूँ। आज 3 तारीख को मैंने मेरे जीवन के 11 साल शराब से दूर रह के पूरे किए। 19 तारीख को मैं मेरे जीवन का 11वां टोकन ले रहा हूँ दोस्तों। ये सब अल्कोहलिक एनोनिमस के अनुभव और मेरे कुटुंब का सहकार्य, मेरे स्पॉन्सर की मदद और ये ईश्वर की कृपा की वजह से आज शराब से दूर रह के अच्छा जीवन जी रहा हूँ। और आपने बोलने का मौका दिया, थैंक यू सो मच। आपने सुना, थैंक यू।